आप लोगों ने हमेशा हमारे साथ ताउन किया है। एक बहुत एक्सक्लूसिव स्टोरी कल इंशाल्लाह हमारे इयान रीलोडेड चैनल पे लगेगी। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप सब जाके ज़रूर देखें। वो सेंटर मुश्ताक के लिए, जो इस वक़्त जो मलेशिया और ट्यूनीशिया के जॉइंट एफर्ट से फ्लोटिला जा रहा है, यानी कश्ती जा रही है एड लेके फ़लस्तीन के लोगों के लिए, उस पे वो हैं। तो वो सारा बता रहे हैं कैसे हुआ, किस तरह हम जा रहे हैं और उनका माइंडसेट क्या है। मैं चाहता हूँ आप ज़रूर देखें, क्योंकि मुल्क में अच्छे लोग हैं। मुल्क में वो लोग हैं जो खिदमत करना चाहते हैं। तो ये मेरी आपको पर्सनल रिक्वेस्ट है, जितने लोग हमारा अपडेट्स का चैनल देखते हैं, काइंडली उस पॉडकास्ट को जाके कल शाम बुध को ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनिशियल रिपोर्ट्स अब सामने आना शुरू हो गई हैं और एनडीएमए ने भी सिचुएशन रिपोर्ट देते हुए बताया कि 26 जून 2025 से लेकर 1 सितंबर 2025 तक मॉनसून की बारिशें और उसके सब्सिक्वेंट फ्लैश फ्लड्स और मेजर फ्लडिंग की वजह से अभी तक क्या नुकसान हुए हैं। जो लोग शहीद हो गए हैं इसके अंदर वो 863 हैं। इंजर्ड लोगों की तादाद 1140 है। पंजाब में 216 लोग शहीद हुए हैं। केपीके में 484 लोग शहीद हुए हैं। सिंध में 58, बलूचिस्तान में 26, जीबी में 41, एजेके में 30 और आईसीटी यानी इस्लामाबाद में 8 लोग शहीद हो चुके हैं। जो शोधाएँ उनमें से 49% फ्लैश फ्लड से फौत हुए हैं, जो 422 लोग बनते हैं। घर के गिरने से 28.6% लोग फौत हुए हैं, जो 246 बनता है। ड्राउनिंग यानी कि डूब जाने से 7.4% यानी कि 64 लोग शहीद हुए हैं। रिवराइन फ्लड्स यानी रिवरीन्स के जो फ्लड्स होते हैं उससे लगभग 4.8%, 41 पीपल शहीद हुए हैं। लाइटनिंग से 3%, 26 लोग, लैंडस्लाइडिंग से 24 लोग, इलेक्ट्रिक्यूशन से 21 लोग, हैवी रेन से 11 लोग और बाकी वजूहत से 6 लोग शहीद हुए। इन शोधा में से मर्द हजरात 500 थे, ख़वातीन 131 थी और बच्चे 223 थे। जो फ्लड्स और बारिशें सब्सिक्वेंट हुई हैं ये कोई आइसोलेशन में नहीं हुई। एक 30-40 साल का फिनोमेनन है जो हमारे वेदर पैटर्न्स में ऑब्ज़र्व किया जा रहा है ऑफ कंटिन्यूस चेंज। ये उसी तरह है कह देना कि जो स्मॉग से बच्चे फौत हुए हैं ये अल्लाह की आफत आ गई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्मॉग हमने क्रिएट किया, अनप्लैंड अर्बनाइजेशन हमने की, रिवर बेड्स का रास्ता हमने खाया, देहाती इलाकों को मैप नहीं किया गया, फैसिलिटीज़ नहीं पहुंचाई। ये सारे के सारे लोगों की खून सरकार के हाथों पे, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे वो माजी की गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो मिलिट्री आमरीत का दौर है। किसी भी दौर में हमने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का काम नहीं किया और उसके सब्सिक्वेंट जो डिज़ास्टर्स थे उनको रोकने का मेकनिज़म भी क्रिएट नहीं किया। एनडीएमए के चेयरमैन कहते हैं कि हर 2 महीने बाद एक मेजर इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रफी पाकिस्तान में होगी। ये उन्होंने चंद दिन पहले जुमला कहा था, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। इस फ्लड के फ़ौरन बाद, अभी फ्लड का पानी सूखा नहीं होगा तो आपकी मेजर सिटीज़ में स्मॉग सेट इन कर जाएगा और उसके असरात आपको ऑलरेडी नज़र आना शुरू हो गए हैं। डिस्पाइट इतनी हैवी रेन्स के हम स्मॉग पार्टिकल्स को नहीं बिठा पा रहे। क्या चेंज? ज़ीरो। भट्टे उसी रफ्तार से बन रहे हैं, गंदा कोयला उसी तरह जल रहा है। एक फ़र्ज़ी क्रैकडाउन ड्यूरिंग द क्राइसिस होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। पिछले साल जब स्मॉग आया था तो पंजाब की गवर्नमेंट ने बड़े बड़े दावे किए थे, मरीम नवाज़ साहिबा ने बड़े बड़े दावे किए थे। इस दफ़ा जब स्मॉग आएगा तो फिर हम देखेंगे क्यों आया, इंटेंसिटी कम क्यों नहीं हुई। 365 दिन हो गए आपको काम करते हुए। 2022 के फ्लड्स में हमने बड़े बड़े दावे देखे थे पीडीएम से, अब वो फ्लड्स फिर आए हैं तो आप क्यों कुछ नहीं कर पा रहे। जो सबसे बड़ा ख़तरा था वो मार्केट में ऑलरेडी आना शुरू हो गया। हम आपको चंद दिनों से बता रहे थे कि इन्फ्लेशन जब हिट करेगी फ्लड्स की वजह से तो आपको लग पता जाएगा। टमाटर की कीमत 180 से 200 किलो है, प्याज की 100 किलो, आलू की 150 किलो। इन सब के अंदर प्राइस हाइक आना शुरू हो गया क्योंकि सप्लाई चेन टूट गई है और जो खड़ी फसलें थी वो तबाह हो गई हैं, इन पर्टिकुलर वेजिटेबल्स की अशिया की। चिकन की कीमत 397 से 411 पर केजी लाइव की थी, लेकिन इस वक्त वो 500 550 से कम मार्केट में नहीं मिल रहा। चिकन बोनलेस चिकन की कीमत इस वक्त 1100-1200 पर केजी पहुंच गया, हालांकि उसकी कीमत 650-700 पे होती थी। आलू की ए ग्रेड फिक्स हुई हुई थी 85 से 90 पे, जो इस वक्त 150 रुपये पे चली गई है। बी ग्रेड 70 से 75 पे और सी ग्रेड 55 से 60 पे और मिक्स आलू इसकी वजह से 120 से 30 के दरमियान बिक रहा है। अगर आप लहसुन की बात करें जो स्टेपल है हर खाने के अंदर,
उसकी कीमत फ़िक्स थी 205 से 215 पे, जो इस वक्त 300 की है। हरियाणी लहसुन की कीमत 282 से 295 पे फ़िक्स थी, जो इस वक्त 400 की है। जिंजर ताही की कीमत 442 से 465 पे फ़िक्स थी, जो इस वक्त आपको मार्केट में 600 से 700 के करीब मिल रहा है। ये अभी शुरुआत है। खीरे में भी यही पोजीशन है, नींबू में भी यही पोजीशन है। बाज़ार आप कहेंगे यार कोई नहीं, हम थोड़ा कम खा लेंगे, ऐसे होता नहीं है। जब आपकी हर वेजिटेबल, हर प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल खाने में महंगा होता है, उससे कॉन्सिक्वेंसेस डेविस्टेटिंग होते हैं। अभी वबा नहीं फैला। मरियम साहिबा ने कह दिया कि जनाब आप मॉस्कीटो नेट्स फराहम करें सबको। बड़ा अच्छा उन्होंने कहा है। क्या ये मॉस्कीटो नेट्स उसी तरह फराहम होंगे जिस तरह अब जर्नलिस्ट एक्सपोज कर रहे हैं कि फ़र्ज़ी कैंप्स लगाए जा रहे हैं, लोगों के सपोर्टर्स वहाँ बिठाए जा रहे हैं, उनको पैकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं, और जैसे ही मरियम साहिबा वहाँ से जाती हैं तो वहाँ पे वाइंड अप ऑपरेशन शुरू हो जाता है। हमारे हर नेचुरल डिज़ास्टर के अंदर फ़्रॉड की दास्तान अलहदा कायम होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस फ्रॉड की दास्तान में जब सरकार शामिल हो जाए तो फिर इंसान को कोई नहीं बचा सकता सिवाय अल्लाह की ज़ात के। रिलीफ एफ़र्ट्स बड़े पैमाने पे अंडर वे हैं। तकरीबन 9 लाख से ज़ायद लोग सेफली एवैक्यूएट कर दिए गए हैं, लेकिन मैं यहाँ फिर बताना चाहूँगा कि ये फिगर्स हैं जो इनिशियली आ रहे हैं। जब 48-72 घंटे गुजरेंगे तो इस नंबर में सिर्फ इजाफा ही आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल के रिलीफ़ की अनाउंसमेंट कर दिया है, ये खुशाइन बात है, लेकिन वो जो रिलीफ़ है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी ये देखना पड़ेगा। कल को सरकार कितना तंग करती है, इसमें हमें ये चीज़ें भी ऑब्ज़र्व करनी पड़ेंगी। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फ़्लाइट ऑपरेशन रिज्यूम कर दिया गया है। इधर मैं आपकी निशानदेही करना चाहूँगा, जो बात हम आपको कई दिनों से बता रहे हैं कि जो सतलज वाला पानी है जो इंडिया ने रिलीज़ किया है वो 48 घंटे के अंदर पहुँचेगा। लगभग 2.5 लाख से 3 लाख क्यूसेक ज़्यादा पानी रिलीज़ कर दिया गया है, और अब पंजाब के अंदर भी जो डैम्स थे उनके स्पिलवेज़ खोलने का फ़ैसला कर दिया गया, यानी पाकिस्तान पंजाब के, क्योंकि हमारा पानी भी इस रफ्तार से आ रहा था कि डैम का रिजर्वायर कितना कोई होल्ड करेगा। सिंध के पॉइंट ऑफ व्यू से अब सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एनडीएमए वाला नंबर बता रहे हैं कि 11 लाख क्यूसेक पानी दाखिल होगा सिंध के अंदर। ये नंबर भी छोटा है। मुबैना तौर पे हमें बताया जाता है ज़राए के मुताबिक कि ये नंबर एक्चुअली 15 लाख के करीब है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो नया रेला आ रहा है उसकी डिसिपेशन कैसे होती है वो देखने के काबिल होगा। बारिशों का सिलसिला मज़ीद आपका जारी रहना है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में टोरेंशियल रेंज आ गई हैं, जिसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग अब वहाँ एक मेजर इशू बनता जा रहा है। ये वो फ्लड है जिसने 3 सूबों को, जीबी को, इस्लामाबाद को अपनी लपेट में ले लिया है। कल के दिन जब इस्लामाबाद में बारिशें हुई तो बारिशें इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन जितना पानी खड़ा हो गया सड़कों पे, आपको बाकायदा मेजर सेक्टर्स ऑफ इस्लामाबाद में नज़र आया कि गाड़ियाँ ऐसे झूल रही हैं पानी के अंदर। उसकी वजह यह है कि हमारे सिस्टम्स चोक हो गए हैं। कंटिन्यूस मानसून ने ऑलरेडी चोक किए हुए थे, प्लस जो फ्लड्स आ रहे हैं उन्होंने वाटर जिसने चैनल होना होता है रिवर में, वहाँ से बैक फ्लो मारना शुरू कर दिया। आपका जितना वाटर नेटवर्क होता है वो कहीं ना कहीं किसी दरिया नाली में जा रहा होता है। अगर वो भर जाएं तो वो पानी कहीं जाता नहीं है, वो उनमें खड़ा हो जाता है। इससे आपका मेजर वाटर वर्क का डैमेज भी होता है, आपके सीवरेज पाइपलाइंस का भी डैमेज होता है, और इवेंचुअली थोड़ी सी बारिश हो तो पानी खड़ा हो जाता है। इसलिए आप सब दुआ कीजिएगा कि किसी तरह ये बारिश का स्मेल थम जाए और ये फ्लड का जो मामला है वो क्लोज़ होने को है। एक और न्यूज़ के अंदर 5 सिपाही हमारे फ़ौजी जो हैं वो शहीद हो गए थे। पाकिस्तान आर्मी का MI-17 हेलीकॉप्टर था जो जीबी में क्रैश किया अकॉर्डिंग टू ISPR। उसमें मार्टर्स थे पायलट मेजर आतिफ, को पायलट मेजर फैसल, नायब सूबेदार मकबूल, हवलदार जहांगीर और नायक आमिर। अल्लाह इन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। मैटर की मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बताया जा रहा है कि एक रूटीन मिशन था ट्रेनिंग एक्सरसाइज का, लेकिन पता नहीं कोई मेल फंक्शन हुआ है, पायलट का एरर हुआ है, या फिर हैवी बारिशों की वजह से कोई इशू बना है। लेकिन हमने कहा हम आपको ज़रूर बताएं। अली मीन गंडापुर साहब ने तहलका मचा दिया। इस फ्लड के दौर में उन्होंने कई अच्छी बातें भी की और कई काफ़ी स्टूपिड बातें भी की। और उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का जो मसला है वो 2 ही तरीके से सॉल्व हो सकता है, और ये CM है एक सूबे के। मैं कहना चाहूँगा हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो जो बातें करते हैं कोई भी सूबे का हो वो कमाल होती हैं। और मैं कई दफ़ा सोचता हूँ उनको CM किस तरह बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, और क्या इनका पर्पज़ है। मरियम साहिबा जो है वो फ़ोटो आप से इतना बिजी हैं कि लोगों की खिदमत करने का उनके पास टाइम नहीं है। और अली मीन गंडापुर साहब से वाइल्ड स्टेटमेंट्स देते हैं। उन्होंने कहा जी एक तरीका ये है कि कानून नाफिज हो जाए पाकिस्तान में,
और उस कानून को नाफिज होने की वजह से खान साहब बाहर आ जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। जिस दिन पाकिस्तान में कानून नाफिज होगा तो अली मीन गंडापुर साहब अंदर हो जाएंगे, जो कि मसूफ पे मुकदमे हुए हैं जो काफ़ी फेयरली ओपन एंड शट हैं। तो इमरान खान साहब को रिहा करते करते से गंडापुर साहब आप अंदर ना हो जाएं। दूसरा रास्ता उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से बन जाए, उनके मुज़ाकरात हो जाए, मामले सेटल हो जाए, लेकिन मेरे ये इख्तियार में नहीं है। यानी कि उन्होंने अले ऐलान कह दिया कि जनाब जिस काम के लिए मुझे रखा गया था SCM वो मैं कर नहीं सकता क्योंकि खान साहब ने मना कर दिया। इसी के साथ साथ PTI के मेम्बरान ने यह फ़ैसला किया कि वो बॉयकॉट करेंगे नेशनल असम्बली का। रियलिटी ये है कि इमरान खान ने ये फ़ैसला कर लिया, लगता है कि जनाब हम मज़ामत पे ही जाएंगे। अली अमीन की ये स्टेटमेंट, गौहर अयूब साहब की स्टेटमेंट इस चीज़ की निशानदेही करती है कि अब वो इस मुहिम को रोकने के लिए फ़र्जी टैक्टिक्स कर रहे हैं। इन्होंने पहले कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया। स्पीकर अयाज सादिक साहब कहते हैं कि सारों के इस्तीफ़े एक्चुअली मेरे तक पहुँचे नहीं हैं, तो यानी कॉल और फेल में शायद तज़ाद है, और मैं कोई फौरी थोड़ी इनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर लूँगा। मैं तो चाहूँगा ये पार्लियामेंट का हिस्सा रहें। तो मुझे लगता है कि शायद PTI जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब के डायरेक्शन के ऊपर असम्बलियाँ छोड़ने पे आ जाए। वापस अली मीन साहब पे आते हैं। अली मीन साहब ने कहा कालाबाग डैम असेंशियल है स्टेट के लिए, और मेरा ख्याल है कि हम लोग डरते हैं डैम का नाम लेने से। सर कोई भी नहीं डरता डैम का नाम लेने से। KP और सिंध ने कालाबाग डैम के ऊपर सियासत की है, लेकिन कालाबाग डैम सिर्फ इशू नहीं है। ये आप थोड़ा बात को छुपाने वाली हरकत कर रहे हैं। रियल इशू ये है कि हमारी जो मैसिव लेवल पे डिफॉरेस्टेशन हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी इररिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है। नंबर 3, जो हमारी रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रही है। ये तीनों चीज़ें ज़्यादा बड़े फैक्टर्स हैं एज अपोज टू डैम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रूडा के एरिया के अंदर अनप्लैन्ड डेवलपमेंट ना हुई होती तो लाहौर शहर का जो पानी आया है, जो शादरा वाली साइड पे आया है, वो खेतों में आता, ह्यूमन लाइफ और इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज ना होता, आपका एग्री का डैमेज होता। आपने दरिया जहाँ जहाँ से बहता है, चाहे पिंड हो चाहे शहर हो, उसकी जगह कब्जे की हुई है, ठीक है, तो इसका डैम से तो कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा, एक पूरे इलाके की 50 साल पे इकोलॉजी अगर आप चेंज करें डिफॉरेस्टेशन करके, तो उससे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। दरख्त जहाँ पे लगे होते हैं तो वो सॉइल को मैच्योर करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं और अपनी रूट से वेब बनाते हैं जो एक्चुअली सैलाब को रोकता है। ये बात आपको समझ नहीं आती। तो आपने इसको भी एक सियासी इशू बनाने की कोशिश की। आपने कहा मरीम साहिबा फ्लड्स को यूटिलाइज़ कर रही हैं, तो मैं भी क्यों ना कोई यहाँ पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर लूँ। ये इंतहाई एक बेवकूफ़ाना बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अफ़गानिस्तान के लोगों को सिटीज़नशिप ग्रांट करनी चाहिए, जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं यहाँ पे, जो बिलियंस डॉलर इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। अगर ब्रिटिश, अमेरिकन और बेल्जियन उनको सिटीज़नशिप दे रहे हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है। मसला ये है कि हमारी रियासत इन्वेस्टमेंट जो है इन लोगों की, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं समझती। ना हम ईरान की इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट समझते हैं, ना अफगानिस्तान की इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट समझते हैं। हमारी पॉलिसीज़ इंटरनल और एक्सटर्नल डिक्टेट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी रिसेंटली SCO समिट में पाकिस्तान ने आर्मीनिया को रिकगनाइज़ कर लिया। हम दुनिया के आखिरी मुल्क हैं जो आर्मीनिया को रिकगनाइज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने आर्मीनिया और अज़रबैजान की सुलह करवा ली। तो इसलिए SCO समिट पे आपकी प्रेजेंट्रीज एक्सचेंज हो रही थी, मामलात हो रहे थे। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी फ्री तो नहीं है। सुपर पावर जो अलाइनमेंट लेती है, हम उस तरह की अलाइनमेंट ले लेते हैं। अब SCO समिट पे मिक्स रिव्यूज़ आ रहे हैं। शहबाज गिल साहब, PTI के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं जी शहबाज शरीफ साहब को देखें, जा जाकर लोगों से हाथ पकड़ के ऐसे खड़े हो गए और कोई उनको मिलना नहीं चाह रहा। और साथ ही वो इमेजेस दिखा रहे हैं कि मोदी झपियाँ डाल रहा है रशियन प्रीमियर को और चाइनीज़ प्रीमियर को, और हमें लिफ्ट नहीं कराई जा रही। अगर आप जो थोड़े गवर्नमेंट फेवर के यूट्यूबर्स हैं और मोस्ट न्यूज़ चैनल्स हैं, उनकी बात करें तो वो बता रहे हैं किस तरह शहबाज शरीफ साहब को वहाँ पे रखा गया परेड के लिए। परेड में वो पार्ट लेंगे, देखेंगे, और किस तरह अमेरिका बार बार इंडिया पे अटैक कर रहा है। बड़ी सिंपल सी गेम है, आपको समझा देते हैं। चाइना ने वेपन्स इंडिया के खिलाफ टेस्ट करके इंडिया का मच मार दिया। इंडिया अब दोबारा चाइना को कोर्ट कर रहा है कि नहीं हम तो भाई हैं, हम तो भाई हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, और वो अपना ट्रेड वहाँ जारी रखना चाहता है। रशिया इंडिया का पुराना एला है, हमारे मरासम नए बने हुए हैं, तो वो फेयरली नॉर्मल रिलेशनशिप है। बाकी अमेरिका इस वक्त पूरा नज़ला अपना इंडिया पे निकाल रहा है, क्योंकि जो इसराइल से कार्रवाई वो वेस्ट में डलवा रहा था, वो इंडिया से यहाँ पर डलवाना चाहता है। इंडिया नाअहल निकला। तो इसके लिए बार बार ट्रम्प जो है वो टैरिफ की बात करता है, एक तरफा रिलेशनशिप की बात है, उस पर ट्वीट आता है। अभी मैं क्या समझता हूँ कि ना शहबाज शरीफ साहब के फेवर में फॉरेन पॉलिसी है, ना उनके अगेंस्ट है, फेयरली न्यूट्रल है। और मैं यहाँ पे एक और बात करता हूँ, फॉरेन पॉलिसी शहबाज शरीफ साहब नहीं बनाते। फॉरेन पॉलिसी सिविलियन गवर्नमेंट बनाती नहीं है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उसको कंट्रोल करती है। तो अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी में कुछ अच्छा होता है तो बुरा होता है, तो इट्स नॉट रियली शहबाज शरीफ सॉर्ट ऑफ फेलियर। इवन इमरान खान साहब के दौर में फॉरेन पॉलिसी के तनाव, पेच, हर चीज़ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी।
आपको लगता है कि इमरान खान साहब रशिया गए थे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के यस के बगैर? नहीं, ठीक है, ये सब कुछ रजामंदी से हो रहा होता है। तो बाकी इसके ऊपर सियासत करना काफ़ी एक बेवकूफ़ाना बात है। बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि इंशाल्लाह हम पैरेलल असेंबली होल्ड करेंगे जो बेमायनी होगी, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट उतना ही बेमायनी है जितना हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, पावर कहीं और रिलाई करती है। अफ़गानिस्तान के अर्थक्वेक पे आते हैं तो वहाँ पे बड़ा अफसोस हुआ है कि तकरीबन 1124 लोग शहीद हो चुके हैं ज़लज़ले के अंदर, और अभी ये नंबर इंक्रीज़ करता ही लग रहा है। 3250 लोग इंजर हो चुके हैं और 8000 से ज़ायद घर तबाह हो चुके हैं। आई नो पाकिस्तान इस वक्त बहुत एक टफ़ सिचुएशन में है, लेकिन आप यकीन जानें हमारे लोगों में ये सलाहियत है कि फ़्लड के लोगों की मदद करें और अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद करें। कहीं भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो सबसे पहले अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि ऐसे अज़ाब से हमें बचाए, प्रोटेक्ट करे। फिर खुद भी मेहनत करनी होती है अपने आप को बचाने के लिए। एक ट्वीट थी जो हमारे सामने आई थी, जो हमने कहा हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। पीका के नए कानून के आने के बाद 99 केस फाइल हुए हैं जनवरी से लेकर जुलाई 16 तक। ये 99 केस पीका के अमेंडेड एक्ट के अंदर फाइल हुए हैं एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ के लिए, और ये सहाफ़ी और प्राइवेट सिटीज़न के ख़िलाफ़ हुए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा 63 केसेस रजिस्टर पंजाब में हुए हैं, जिनमें से मेजॉरिटी केसेस वो थे जहाँ पे मरीम नवाज़ साहिबा को टारगेट किया जा रहा था। आपके पास एक सीएम है जो हर जगह फ़ोटो ऑप्स कर रही हैं। अब तो उन्होंने मस्जिदों के ऊपर भी अपने शक्ल वाली तस्वीरें लगवा दी हैं। एक साइन है मस्जिद का जिस पे मरीम साहिबा की तस्वीर लगी हुई है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर पीका जैसा कानून यूज़ किया जाता है आवाज़ों को सप्रेस करने के लिए। सप्रेशन से याद आया, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंच बना था आफिया सिद्दीकी साहिबा के केस पे, उससे पहले जज चेंज किया गया, फिर वो बेंच डिज़ोल्व कर दिया गया। यानी कि आफिया सिद्दीका साहिबा जिनका मुकदमा पूरी दुनिया ने और हमने भी अपने प्लेटफॉर्म पर कवर किया है, अब दुनिया को नज़र आ रहा है कि ये बेवकूफ़ाना केस है। पाकिस्तान की रियासत आज भी उनको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। आखिरी खबर हम आपको ये बताएंगे, जन्नत मिर्ज़ा साहिबा का भी नाम शामिल हो गया है उन एहलकारों में जिन्होंने बेटिंग ऐप्स प्रमोट की हैं। शुक्र है रियासत को ख्याल आ गया है। ये सारे वकूआ हुआ जब डकी को NCCIA के साथ सितंबर 3 तक कस्टडी दे दी गई, मज़ीद 2 दिन का रिमांड दे दिया गया। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह ये झटकों में इंफॉर्मेशन निकालें, नहीं निकालें, इकट्ठी एक दफ़ा बता दें ताकि सबको पता हो कि जनाब ये लोग जो हैं इनका क्या करैक्टर है। ये जो बच्चों के हीरोज़ बने हुए हैं, इनको जुए सट्टे पे लगा रहे हैं, इनका पैसा लूट रहे हैं और कोई इनको शर्म और हया नहीं है। जो डिफेंस अब सारों की तरफ से आ रही है, सिस्ट्रोलॉजी की तरफ से, अनस अली की तरफ से, आई एम श्योर जन्नत मिर्ज़ा साहिबा की तरफ से भी आएगी कि जी हमें पता नहीं था, हमारी PR कंपनी ने कर दिया, हमें पता नहीं चला। ये नॉनसेंस है। आपको अगर ये नहीं पता, मैं एप्लीकेशन का नाम पढ़ दूं ताकि मिसकोट ना हो, कि वर्ल्ड 777, जो लिटरली अगर आप वेबसाइट खोलें तो ऑनलाइन कैसीनो और स्पोर्ट्स बुक है, वो जुए की वेबसाइट है, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको दोबारा स्कूल जाने की ज़रूरत है। असल में इस सारे वकूए में एक चीज़ बेनकाब हुई कि एक्चुअली ये लोग कितने रिटार्डेड हैं। इनकी जो अकल है वो इनकी गिटों में है। इनको ना पढ़ने लिखने का शौक़ है, ना कोई तजस्सुस है दुनिया माशरे में क्या हो रहा है। ये सिर्फ तमाशा करके पैसा कमाना चाहते हैं, उनको पैसे से गर्ज है। लेकिन ये मुआशरा हमने ख़ुद खड़ा किया है जब हमने मलिक रियाज साहब को हीरो बनाया कि पैसा कमाओ, हीरो बनते जाओ, बाकी सब देखा जाएगा। जितने फ्लड के लोगों की आप मदद कर सकते हैं प्लीज़ करें। इस वक्त तक जो हमारा पोटेंशियल लॉस है वो $50 बिलियन के करीब है। ये सिर्फ मैं आपको पंजाब का ही बता रहा हूँ। यानी कि वे लुकिंग एट हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन डैमेज जो होना है। तो यार ये पैसे कहीं से नहीं आने, कोई सरकार ने देने, मैंने और आपने ही एक दूसरे की मदद करनी है। हमारी दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।